जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल एग्जाम एडुकेटर में। तो बहुत से लोग वास्तव में क्या है कि ये सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैंने फिर कल एक बार फिर सोचा कि भाई क्या कारण है सिलेक्शन ना होने का, क्यों मेरिट में 4-5 नंबर कम रह जाते हैं। तो नई तरीके से सोचने के बाद पता चला क्या कि विद्यार्थी वो पढ़ना चाहता है जो बहुत सरल है, वो नहीं पढ़ना चाहता है जो बहुत कठिन है। एक ये भी कारण है, अगर वो किसी चीज में उलझ गया तो वो उसको छोड़ देगा। और इसी कारण से क्या होता है कि अपने सिलेबस को वो पूरी तरीके से कवर नहीं करता है। और सिलेबस को पूरी तरीके से कवर ना करने के कारण से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब वहां से क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है। ये मैंने देखा, जो सरल चीजें हैं उनको तो बड़ी अच्छी तरीके से कर लेगा। जैसे अगर मैंने पूछ दिया कि भाई निवेश क्या होता है, तो बड़े आराम से बता देगा। लेकिन अगर रणनीतिक और गैर रणनीतिक निवेश के बारे में या विनिवेश के बारे में पूछे, फिर वो शांत हो जाएगा। वो उसको जानना ही नहीं चाहता है और ना ही उसकी दिलचस्पी है कि यार क्यों जाने, हम क्या जरूरत है, हमको कंटेंट मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है कि कंटेंट को कलेक्शन करने में लगा हुआ विद्यार्थी कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिल जाए। मैंने देखा क्या कि टेलीग्राम चैनल पर केवल कंटेंट पर फोकस होकर काम कर रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में कंटेंट चाहिए, कंटेंट चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि कंटेंट नहीं चाहिए, क्लास चाहिए। और क्लास में प्रॉपर वे में वो पैसा देकर पढ़ लेगा किसी बड़े संस्थान में, लेकिन अगर किसी चीज को फ्री प्रोवाइड करा रहे हो तो वो नहीं पढ़ेगा। उसको लगने लगता है क्या, अरे यार फ्री में दे रहे हैं इसका मतलब है कि ये उपयोगी नहीं है। ये एक सबसे बड़ी कमी है विद्यार्थियों में। फ्री में देने वाला कंटेंट कभी भी उपयोगी नहीं है, ये मानकर वो लोग करते हैं। और होता क्या है कि वो इसी कारण से बड़े संस्थान में फंसते हैं, फिर जाकर छोटे संस्थान में नहीं, पर बड़े संस्थान में। अब आप सोचो कि अगर दृष्टि जैसे संस्थान में या किसी भी संस्थान में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर 1 लाख लड़का पढ़ रहा है और वहां पर 5 अगर सिलेक्शन मिल रहे हैं तो क्या मतलब है यार? क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेटजिक रूप से सोचो कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है वो देखो। 60 से 70% तो आप छोटी से छोटी कोचिंग में जाकर कर लोगे तो वहां क्वेश्चन निकल आएंगे। लेकिन वो क्वेश्चन निकलना जरूरी है जो कोई नहीं कर पाता है। हाँ, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जो सब कोई कर लेता है। ये भी एक सबसे बड़ा फंडा है। अगर वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। इसीलिए अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करिए और एमसीक्यू बेस्ड होकर आप देखिए कि किस पर क्वेश्चन बन गया है और कैसे क्वेश्चन बन गया है, उस पर फोकस्ड होकर काम करिए। इसीलिए मैं काम कर रहा हूं कि अगर किसी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बना है तो आपको वो स्लाइड प्रोवाइड कराई जाए, जिससे क्या है कि वो स्लाइड से संबंधित चीजें आप कवर अप कर ले जाओ। और देखो, आपने 10 साल गवा दिए, 8 साल गवा दिए, किसी ने 6 साल गवा दिए। क्यों गवा दिए? आपने कभी सोचा क्यों गवा दिए? क्योंकि आप सच बताएं करने के इच्छुक ही नहीं है, 1% इच्छुक नहीं है, इसलिए गवा दिए। अगर आपके अंदर जज्बा होगा तो 100% आप करने की इच्छा से आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको क्या होता है, आपने ये सोच लिया कि नहीं ऑनलाइन नहीं पढ़ना, हम तो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, हमें ऑनलाइन नहीं करना है, ऑफलाइन करना है। तो फिर ऑटोमेटिकली क्या है कि आप समय के अनुसार बदल नहीं रहे अपने आप को। सबसे बड़ी कमजोरी है। आपको समय के अनुसार बदलना पड़ेगा। आप कैसे कह सकते हो कि आयोग ऑनलाइन क्लास को नहीं देख रहा होगा, उनकी टीम नहीं देख रही होगी? तो ऑफलाइन का भी अगर मटेरियल वो मंगा रहे हैं तो ऑनलाइन का भी वीडियो वो देख रहे होंगे 100%। और किस वीडियो से कैसा क्वेश्चन बना देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप ढूंढेंगे यार ये तो किसी ने नहीं पढ़ाया, किसी ने पढ़ाया।
ये समस्या सबसे बड़ी है। आईएएस में एक शिक्षक कह रहे थे कि पेपर बहुत लेंदी था, उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, पेपर बहुत एक तरह से गड़बड़ था। आईएएस का क्वेश्चन पेपर सरल था और मैंने दिखाया है, मैं कम से कम 12 क्वेश्चन का विथ प्रूफ दे दूंगा और मैं कहता भी हूं कि मेरा 100% नहीं फंसेगा, लेकिन 50% से ज्यादा क्वेश्चन बन जाएगा। 20 क्वेश्चन आए हैं, 12 क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा कि हाँ आप सॉल्व कर सकते हो, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 12 अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की चीजें हैं तो 2 तो क्वेश्चन वैसे भी बढ़ जाएंगे आपके तुरंत ही मोटिवेशन से। तो अगर इतना हो रहा है तो वो पेपर गड़बड़ नहीं था, पेपर नॉर्मल था। जैसे वो पूछता है वो वैसे भी 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे बनाता है जो बाउंसर के रूप में निकलते हैं और वो हमेशा ही करता है, वो ऐसा थोड़ी ना पहली बार कर दिया। ये टीचर की दिक्कत है कि वो क्वेश्चंस पर हिट नहीं करा पा रहा बच्चों को। हमने हिट कराने के लिए ही ये क्लास रखी है 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर, जिसमें क्या है कि 365 दिन क्लास होगी, लेकिन इसका अब मैं टाइम चेंज कर रहा हूं, सुबह कर रहा हूं इसका टाइम 7 बजे। ठीक है, सुबह 7 से 8 के बीच में आपको ये वीडियो दिखाई दे जाएगी। तो रात की जगह पर सुबह कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि अब शाम के समय में पहुंचने में दिक्कत हो जाती है, तो कल फिर नहीं आ पाई थी मेरी क्लास। ठीक है, तो इसी कारण से क्या है कि मैं सुबह कर रहा हूं। सुबह तो सो के उठता हूं 6 बजे, 7 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सुबह कर रहा हूं 7 से 8 और टाइम चेंज कर रहा हूं, रात की जगह पर ये क्लास अब सुबह होगी 7 बजे से 8 बजे के बीच में। शाम के समय फिर देखते हैं कि कोई और कार्यक्रम लगाएंगे, मतलब एमसीक्यू वगैरह देख लेंगे, अगर वो स्ट्रेटजी बन जाती है तो उसको लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्या। तो आपको गैर रणनीतिक निवेश की बात करेंगे और विनिवेश की बात करेंगे। एक तो निवेश की बात करेंगे और दूसरा विनिवेश की बात करेंगे। ठीक, ये दोनों ही, निवेश भी होता है रणनीतिक और विनिवेश भी होता है रणनीतिक, दोनों ही होते हैं रणनीतिक और गैर रणनीतिक। तो आप केवल एक को ना समझिएगा, दोनों ही होते हैं। अब क्या अंतर है, लेकिन उस अंतर से पहले हमारा क्या होता है, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारा कहता है। यहाँ सबसे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कुछ कथन दिए गए उन पर विचार करना है। रणनीतिक निवेश का प्राथमिक उद्देश्य कंपनी के दीर्घकालिक लक्ष्यों और प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत करना होता है। ठीक है, गैर रणनीतिक विनिवेश में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अपनी बहुमत हिस्सेदारी बेचती है और प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण करती है। भारत सरकार के अनुसार परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र रणनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है 2 और 3, सी ऑप्शन है 1 और 3 और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। फटाफट इसका जवाब दो कि क्या इसका जवाब होगा, जिससे हमें यह पता लग सके। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात है कि हमको पढ़ना क्या है। हमने कहा कि 2 तरह के निवेश की बात की गई है, अर्थात 2 तरह के कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं। एक निवेश का कॉन्सेप्ट, एक विनिवेश का कॉन्सेप्ट। विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट यहां पर निकल कर आते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, इनमें अंतर क्या होता है, निवेश और विनिवेश में अंतर क्या होता है। तो निवेश क्या होता है, याद रखेंगे क्या, इसमें ठीक है, अधिकारिता में वृद्धि की जाती, इसके माध्यम से अधिकारिता में वृद्धि की जाती है, माध्यम से अधिकारिता में वृद्धि की जाती है। ठीक है, में वृद्धि की जाती है। एक तो ये अंतर है
ठीक। दूसरा क्या है, विनिवेश क्या होता है? विनिवेश याद रखेंगे, इसके माध्यम से अधिकारिता में कमी की जाती है। माध्यम से इसमें अधिकारिता में कमी की जाती है। अधिकारिता में कमी की जाती है। कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कैसे कमी की जाती है, थोड़ा सा हमको बताइए, थोड़ा सा हमको समझाइए, तो फिर हम ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और ज्यादा अच्छी तरीके से जान सकते हैं। जस्ट लाइक ये क्या है कि ये कंपनी है, अगर इस कंपनी में कोई भी निवेशक पूंजी लगाता है, इस कंपनी में कोई भी निवेशक पूंजी लगाने का काम करता है, अर्थात पूंजी को समाहित करता है, इसमें शेयर के माध्यम से या उसके माध्यम से अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो वो निवेश एक तरह से कहलाता है। और जब कभी भी यहां पर पूंजी को निकालने का काम करेगा, पूंजी निकालने का काम करेगा, निकालने का काम करेगा, तो वो कहलाएगा क्या? विनिवेश कहलाएगा। ठीक है, विनिवेश कहलाएगा। अब देखो यहां पर यह समझ लीजिएगा कि पूंजी को निकालना, पूंजी को लगाना, ठीक है, कंपनी में पूंजी लगाई गई, तो जब लगाई गई पूंजी यहां पर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर पूंजी लगाई गई तो इन्वेस्टमेंट है और विनिवेश यहां। अब निवेश हो चाहे विनिवेश हो, दोनों ही यहां पर याद रखना कि उद्यमता में गुणवत्ता लाने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको एक तरह से क्या है कि निवेश के रूप में रखा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विनिवेश इसलिए पूंजी निकालते हैं, क्यों? क्योंकि वास्तव में क्या है कि पूंजी इसलिए निकाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये घाटे में जा रहा था, अब इसको बेच के बाहर निकलना है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, फिर तो वो विनिवेश नहीं, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, निजी क्षेत्र को दे दिया गया पूरा का पूरा उद्यम। ठीक है, तो क्या विनिवेश निजीकरण की तरफ बढ़ता हुआ कदम है? कह सकते हो, लेकिन पूर्णता नहीं, क्योंकि सरकार वहां पर घोषणा करती है कि यह विनिवेश है, निजीकरण नहीं है, जिसमें क्या है स्टेप बाय स्टेप पूंजी को इकट्ठा करके उसको और थोड़ा सा गतिशीलता देने के उद्देश्य से यह किया जाता है। ठीक है, तो पूंजी निकालने का तात्पर्य या पूंजी लगाने का तात्पर्य ये क्या है, इसका मेन क्या है कि उद्योग की संरचनात्मक परिवर्तन करते हुए उसको प्रगति प्रदान करना, ये मेन रूप से होता है, ये मेन रूप से होता है वास्तव में। ठीक है, अब ये दो तरीके से ही होता है, एक तो क्या होता है रणनीतिक रूप से और दूसरा गैर रणनीतिक। रणनीतिक विनिवेश, निवेश, और दूसरा गैर रणनीतिक, गैर रणनीतिक। ठीक, दूसरा यहां पर भी है रणनीतिक रूप से और गैर रणनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से और गैर रणनीतिक रूप से, गैर रणनीतिक रूप से, दो तरीके से ये निकल कर आता है, एक तो रणनीतिक है, गैर रणनीतिक है, रणनीतिक है और गैर रणनीतिक है। इस तरह से ये निवेश की प्रक्रिया यहां संपन्न होती है, जिसके माध्यम से निवेश किया जाता है और इकोनॉमी में ये संचालित करते हुए चीजों को लाया जाता है। ठीक है, तो अब यही क्या होता है कि रणनीतिक निवेश क्या होता है, गैर रणनीतिक निवेश क्या होता है, विनिवेश रणनीतिक क्या होता है, गैर रणनीतिक क्या होता है, नॉन स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटेजिक। ठीक है, यहां पर क्या है स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक, क्या अंतर होता है, ये आपको सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करके चलना पड़ेगा कि भैया क्या होता है। ठीक है, नॉन स्ट्रेटेजिक हो गया ये, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा क्या, ये दो प्रक्रियाओं के रूप में निकल कर आता है। अब क्या होता है वास्तव में, अब दिमाग में ये चल रहा होगा कि रणनीतिक निवेश होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो रणनीतिक और गैर रणनीतिक निवेश की हम संकल्पना को देखेंगे और समझेंगे कि फिर उसके बाद में विनिवेश के, तो निवेश के रूप में हम लोग यहां पर समझ रहे हैं क्या, रणनीतिक और गैर रणनीतिक की संकल्पना को समझ रहे हैं।
रणनीतिक और गैर रणनीतिक, दो कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं। दो कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं, स्ट्रेटजिक और गैर स्ट्रेटजिक। यहां पर क्या होता है, ठीक है। रणनीतिक क्या होता है, जब दीर्घकालिक लक्ष्य, मूल मिशन और प्रतिस्पर्धा स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए निवेश किया जाता है, ठीक है। क्या है, दीर्घकालिक लक्ष्य, कालिक लक्ष्य के लिए, ठीक, पहला आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है, प्रतिस्पर्धा स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, बाजार में प्रतिस्पर्धा रहे, स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। हमारा क्या किया जाता है, रणनीतिक निवेश किया जाता है। क्या किया जाता है, रणनीतिक निवेश किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि संगठन की दिशा तय करते हैं, संगठन की दिशा तय करते हैं। पहली कंडीशन आपको याद रखना है कि इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, संगठन की दिशा तय करेंगे, क्षमता से तय करेंगे, क्षमता का निर्माण करते हैं, क्षमता को तय करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप भविष्य के संसाधनों को आकार देने के लिए निवेश किया जाता है, ठीक है। भविष्य के लिए संसाधनों का आकार देने के लिए निवेश किया जाता है, संसाधनों का आकार देने के लिए निवेश किया जाता है। ये तीन कॉन्सेप्ट को आपको याद रखकर चलना है कि निवेश की प्रक्रिया के अंतर्गत संगठन की दिशा, क्षमता के तय करने के लिए और भविष्य के लिए संगठन संसाधनों को आकार देने के लिए ये वास्तव में किया जाता है। और इसके माध्यम से दीर्घकालिक लाभ के भी उद्देश्य शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि दीर्घकालिक लाभ के उद्देश्य शामिल नहीं होते। निवेश करने का तात्पर्य है कि लाभ के लिए किया जा रहा है। ये भी विनिवेश भी यहां पर आप ये मत समझिएगा कि विनिवेश की प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग लाभ के लिए नहीं रिप्रेजेंट करते, ठीक है। तो अब आपको दिमाग में ये रखना है, संगठन की दिशा, क्षमता को तय करने के लिए और भविष्य के लिए संसाधनों को करने के लिए, ठीक। इस निवेश की प्रक्रिया को हम कैसे संपन्न करते हैं, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई निवेश की प्रक्रिया को हम कैसे संपन्न करेंगे, किस तरह से ये निवेश की प्रक्रिया को हम लोग लेकर चलेंगे। तो अब आपको दिमाग में एक बात याद रखना है, ठीक है। एक तो निवेश में क्या होता है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण होता है। पहला तो क्या होता है, निवेश में दीर्घकालिक दृष्टिकोण होगा। क्या होगा निवेश में, दीर्घकालिक दृष्टिकोण, मतलब लंबे समय तक के लिए दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए निवेश किया जाता है। पहली कंडीशन यहां पर रिप्रेजेंट करना है। दूसरा, बाजार का विस्तार करने के लिए, बाजार का विस्तार करने के लिए और प्रभुत्व बनाने के लिए निवेश किया जाता है एवं प्रभुत्व स्थापित करने के लिए निवेश किया जाता है। दूसरी कंडीशंस को भी आप निवेश के अंतर्गत शामिल करते हुए चीजें रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरी कंडीशन, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निवेश की प्रक्रिया को डेवलप किया जाता है। तो प्रौद्योगिकी एवं नवाचार की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए भी निवेश की प्रक्रिया को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करने के लिए और आपूर्ति श्रृंखला की एक तरह से एकीकरण करने के लिए भी यह किया जाता है। आपूर्ति श्रृंखला का एकीकरण, ठीक है, श्रृंखला का एकीकरण करने के लिए भी निवेश किया जाता है। तो निवेश करने के मेन पर्पस यहां पर आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ रूप करने के लिए और मूल व्यवसाय को और मजबूत करने के लिए, नियंत्रण और प्रभाव का जो दायरा है उसका विस्तार करने के लिए, ये सब एक तरह से रिप्रेजेंट होकर निकल कर आते हैं, ठीक है। जोखिम का प्रतिफल दिखाने के लिए, जोखिम का प्रतिफल प्राप्त करने के लिए निवेश किया जाता है। निवेश क्यों किया जाता है, निवेश इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए,
मैंने कई पॉइंट यहां पर लिखा दिए हैं निवेश के रूप में, कई पॉइंट लिखा दिए हैं निवेश के रूप में। तो निवेश वास्तव में क्या है कि किसी भी उद्योग में पैसा लगाना निवेश कहलाता है। किसी भी उद्योग जो भी है एक तरह से पैसा लगाना। अब आप कहोगे सर एग्जांपल समझा दो। जैसे सरकार के द्वारा पीएसयू में निवेश किया गया, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में निवेश किया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार क्या करती है, पीएसयू में निवेश करती है। जैसे रेलवे में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को सरकार के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया कि रेलवे सिस्टम को आगे बढ़ावा दिया जाए। ये जैसे आपने सुना होगा इसरो में भी इतना रुपया निवेश कर दिया गया, डीआरडीओ में इतना रुपया निवेश कर दिया गया, वास्तव में बंदरगाहों में निवेश कर दिया सरकार के। तो मेन वास्तव में क्या होता है कि इसका मेन पर्पस क्या है निवेश का? निवेश का मेन पर्पस है क्या, दीर्घकालिक लक्ष्य को, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निवेश किया जाता है। संगठन की दिशा, क्षमता को तय करने और भविष्य के लिए संसाधनों को एक नया आकार देने के लिए सरकार निवेश करती है। ठीक। अब गैर रणनीतिक क्या होता है? वास्तव में अगर देखा जाए तो एकमात्र उद्देश्य जब हो वित्तीय रूप से रिटर्न अर्जित करना, तो वो रिप्रेजेंट कहलाता है गैर रणनीतिक निवेश, निवेश कहलाता है। ठीक है। प्राथमिक एवं एकमात्र उद्देश्य वित्तीय रिटर्न प्राप्त करना होता है। ठीक है। प्राथमिक एवं एकमात्र उद्देश्य वित्तीय रिटर्न प्राप्त करना हो, वित्तीय रिटर्न प्राप्त करना हो, तो वो कहलाता है क्या, गैर रणनीतिक निवेश। ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो इसका वास्तव में क्या है कि दीर्घकालिक रणनीति, मुख्य व्यवसाय या फिर प्रतिस्पर्धा स्थिति, इस तरह का सीधा संबंध नहीं होता। सीधा सीधा ये होता है क्या कि भैया हमको लाभ हो जाए आमतौर पर। ये वास्तव में निष्क्रिय रूप से एक करने वाला निवेश है। ठीक है। निवेशक इकाई के संचालन या प्रबंधन को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं होता कि इससे निवेश से हमको एक तरह से ये इसको कर देंगे, यहां पर ये चेंज कर देंगे, ये चेंज कर देंगे, दीर्घकालिक रूप से हमको ये मिलेगा, वो मिलेगा। मेन पर्पस है कि भैया हमारे पास पैसा आना चाहिए, 10 रुपया आए। जैसे आप ऐसे समझ लो कि हम अगर निवेश करें किसी कंपनी में, निवेश कर दिया, भैया इतना पैसा हमको आएगा। ठीक। 50% से कम, 50% से अगर मैंने कम कर दिया तो मेरा कोई इंटरफेरेंस है नहीं, मेरा कोई दीर्घकालिक संसाधनों को आकार देने का तो है नहीं, मेरा निवेश वास्तव में अगर देखा जाए तो इस तरह का कुछ है ही नहीं। तो वो यहां पर क्या है, निवेश गैर रणनीतिक कहलाता है। एकमात्र उद्देश्य क्या है, वित्तीय प्रबंधन पर कब्जा करके, वो सब चेंज करके वो पैसा कमाना, इसका मेन रूप से उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य नहीं होता है। प्रभावित करना संचालन सिस्टम को नहीं है, या प्रबंधन को प्रभावित करना इसका मेन पर्पस नहीं होता है कि संगठनात्मक परिवर्तन करेंगे, दीर्घकालिक रणनीति के अंतर्गत काम करेंगे, मुख्य व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा या एक तरह से लाएंगे, इस तरह के उद्देश्य से नहीं। केवल और केवल क्या है कि भैया हमको पैसा आता रहे, तो वो गैर रणनीतिक होता है। ठीक। अर्थात ये वित्तीय रिटर्न पर ध्यान देता है। किस पर रिटर्न पर ध्यान देता है? वित्तीय रिटर्न पर ध्यान देता है केवल। ठीक। ये कहता है कि भैया हमको फायदा होना चाहिए, इससे कोई नहीं। ठीक है। अल्पकालिक या मध्यकालिक दृष्टिकोण होता है इसका, दीर्घकालिक दृष्टिकोण नहीं होता है। अल्पकालिक एवं मध्यकालिक दृष्टिकोण होता है। मध्यकालिक दृष्टिकोण होता है। दूसरा आपका ये होता है। ठीक है। नियंत्रण का कोई प्रभाव नहीं, मतलब एक तरह से निवेशित कंपनी कोई भी नियंत्रण नहीं लेना चाहती है, वो कोई भी नहीं। ठीक है। नियंत्रण के रूप में नहीं, और जोखिम न्यूनतम, जोखिम नहीं,
ठीक है, कम जोखिम वाला है। जोखिम कम, इस पर फोकस्ड है ये। मतलब मेन पर्पस तो यही है, मेन पर्पस तो यही है। जैसे ठीक है, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अतिरिक्त नकदी का निवेश कर देती है वो, कि भैया अतिरिक्त पैसा डाल दो, ट्रेजरी बिल या इन सब से क्या है कि निवेश से अर्जित एक तरह से ब्याज रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, मतलब नहीं समझे आप ऐसे समझ लो क्या कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में किसी सार्वजनिक इकाई ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में खरीद लिया और खरीद कर पैसा उसमें लगा दिया, तो वो भी तो निवेश हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने, उसका मेन पर्पस क्या था, कब्जा करना था? नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से वो केवल ब्याज मिल जाए। ट्रेजरी बिल खरीद लिया किसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने, तो वो भी तो निवेश है, पैसा तो लगा ही ना। मेन उद्देश्य क्या है, वित्तीय रूप से अपने आप को सजग कर लेना, भैया पैसा आएगा हमको, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, जैसे आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार में अगर निवेश किया तो उससे उसे निवेश से रिटर्न मिल जाएगा, बस इसलिए यहां पर क्या है कि मुद्रा भंडार में आरबीआई ने निवेश कर दिया। ये स्टॉक मार्केट में अगर कोई निवेश कर देता है केवल शेयर के मूल्य में वृद्धि से लाभ कमाने के लिए, शेयर खरीद ले और शेयर खरीद के और उसको बेच दे, ना कि कंपनी को नियंत्रण स्थापित करने के लिए, तो वो कहलाता है गैर रणनीतिक निवेश, गैर रणनीतिक। और ये कहलाता है रणनीतिक, ये कहलाता है रणनीतिक। उसी तरह से डिसइन्वेस्टमेंट होता है, रणनीतिक या गैर रणनीतिक। ठीक, तो अब देख लेते हैं, हमने इसको सबसे पहले देख लेते हैं। रणनीतिक और गैर रणनीतिक निवेश एक विस्तृत विश्लेषण। निवेश किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या निजी क्षेत्र में। इनके वर्गीकरण को समझना, विशेषकर रणनीतिक और गैर रणनीतिक के रूप में आर्थिक नीतियां, सरकारी निर्णयों और कारपोरेट रणनीतियों के पीछे के तर्क को समझने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैं नहीं दे रहा भैया, सुबह उठाकर आपके सामने रख दिया मैंने। ठीक है, अब रणनीतिक निवेश वह निवेश है जो किसी संगठन, सरकार, कंपनी या अन्य इकाई के दीर्घकालिक लक्ष्यों, मूल मिशन और प्रतिस्पर्धा स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया जाता है। एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखेंगे, हमारा नहीं है। इसका प्राथमिक लक्ष्य केवल तत्काल वित्तीय लाभ अर्जित करना नहीं होता, जबकि गैर रणनीति का तत्काल वित्तीय लाभ, बल्कि संगठन की दिशा, क्षमता और भविष्य की संभावनाओं को आकार देना होता है। ये निवेश अक्सर उच्च जोखिम वाले होते हैं, लेकिन संभावित दीर्घकालिक लाभ और प्रभाव भी बड़े होते हैं। इस प्रकार के निवेश प्रमुख विशेषताओं के रूप में दीर्घकालिक दृष्टिकोण, ये निवेश भविष्य को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, जिसमें तत्काल रिटर्न से ज्यादा भविष्य में संगठन की मजबूती और वृद्धि पर जोर दिया जाता है। उद्देश्य आधारित, इनका उद्देश्य विशिष्ट रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, जैसे बाजार विस्तार और प्रभुत्व, किसी नए बाजार में प्रवेश करना या किसी प्रमुख प्रतिस्पर्धी का अधिग्रहण कर बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना। उदाहरण के लिए एक दूरसंचार कंपनी का किसी छोटी ऑपरेटर का अधिग्रहण करना। प्रौद्योगिकी और नवाचार तक पहुंच, आधुनिक तकनीकी विकसित कर रही कंपनियों में निवेश करना ताकि अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा दिया जा सके। उदाहरण, सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों में निवेश। पहला हमने बताया था बाजार का विस्तार और प्रभुत्व, आपको याद होगा, ऐसा नहीं है, ये मैंने पहले ही एक तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। बाजार का विस्तार और प्रभुत्व, प्रौद्योगिकी और नवाचार, इसी बात को मैं यहां पर अब आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैसे यहां पर चीजें आ रही हैं। ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला का एकीकरण, महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने वाली कंपनियों में निवेश कर आपूर्ति की स्थिरता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए एक ऑटोमोबाइल निर्माता की बैटरी सप्लायर कंपनी में निवेश। ठीक है,
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, ऐसी परिसंपत्तियां व्यवसायों में निवेश करना जो भविष्य में एक अद्वितीय प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिला सके। मूल व्यवसाय को मजबूत करना, उन क्षेत्रों में निवेश करना जो संगठन के मूल व्यवसाय को सहारा या बढ़ावा देते हैं। नियंत्रण और प्रभाव, रणनीतिक निवेशक आमतौर पर निवेशित इकाई के प्रबंधन, संचालन या बोर्ड निर्णयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण होता है। यह अक्सर बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण से माध्यम से होता है। जोखिम और प्रतिफल, इसमें जोखिम अधिक होता है क्योंकि यह भविष्य की अनिश्चितताओं पर आधारित होते हैं। हालांकि सफल होने पर प्रतिफल अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो केवल वित्तीय नहीं बल्कि रणनीतिक लाभ भी होते हैं, जैसे बाजार में नेतृत्व, नई तकनीकी तक पहुंच। याद रखेंगे, ये सब बता दिए हैं आपको पहले ही, ठीक है। कहां कहां विनिवेश निवेश की प्रक्रिया हो रही है। भारत सरकार ने रक्षा पब्लिक सेक्टर यूनिट में निवेश, भारतीय रेलवे में आधुनिकीकरण के लिए ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा में निवेश, इसरो और डीआरडीओ जैसी संस्थानों में, विदेशी बंदरगाहों पर इस तरह के निवेश की प्रक्रिया रिप्रेजेंट होती है। गैर रणनीतिक निवेश वह होता है जिसका प्राथमिक और लगभग एकमात्र उद्देश्य वित्तीय लाभ अर्जित करना नहीं होता। संगठन की दीर्घकालिक रणनीति मुख्य व्यवसाय प्रतिस्पर्धी स्थिति से सीधा या महत्वपूर्ण संबंध नहीं होता है। ये निवेश आमतौर पर निष्क्रिय प्रकृति के होते हैं, जहां निवेशक या निवेशित इकाई के संचालन या प्रबंधन को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं होता है। याद रखेंगे, ये हम सब बता दिए भैया, आप ये ना कहिएगा कि भैया का है का नहीं है, ठीक है। प्रमुख विशेषताएं, वित्तीय रिटर्न पर ध्यान होता है, अल्पकालिक या मध्यकालीन दृष्टिकोण होता है, कोई नियंत्रण या प्रभाव नहीं स्थापित करना चाहता है, कम जोखिम, अर्थात एक तरह से जोखिम बहुत कम हो, इस पर केंद्रित होता है, लाभ कमाना। जैसे मैंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार में निवेश, विभिन्न देशों के सरकारी बॉन्ड या अन्य सुरक्षित परिसंपत्तियों निवेश, ताकि उस पर रिटर्न मिले और तरलता बनी रहे। किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट का ऐसी निजी कंपनी के शेयरों में निवेश करना जिसका मूल व्यवसाय से कोई संबंध नहीं और केवल वित्तीय लाभ कमाने के लिए किया गया हो। स्टॉक मार्केट में निवेश, यदि कोई सरकारी संस्था या निजी इकाई केवल शेयर मूल्य में वृद्धि से लाभ कमाने के लिए किसी कंपनी के शेयर खरीदती है, ना कि उस कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, तो वो भी कंडीशन यहां पर कहलाती है। उसी तरह से विनिवेश भी रणनीतिक या गैर रणनीतिक हो सकता है, विशेष रूप से सरकारी नीतियों के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है। देखो, रणनीतिक का मतलब है इसमें सरकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अपनी बहुमत हिस्सेदारी 50% और प्रबंधन नियंत्रण को किसी निजी इकाई को हस्तांतरित करती है। कितनी? 50% से अधिक की हिस्सेदारी अगर वो किसी और को देगी तो वो रणनीतिक विनिवेश कहलाएगा। यहां इसका उद्देश्य न केवल राजस्व जुटाना होता है, बल्कि उस उद्यम की दक्षता बढ़ाना, नई तकनीकी लाना, उसे प्रतिस्पर्धा बनाना और सरकार का उस क्षेत्र से बाहर निकलना भी होता है। अर्थात वह क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए वो ऐसा कर रही है। एयर इंडिया का टाटा समूह को बेचा जाना बीपीसीएल के रणनीतिक विनिवेश का एक प्रयास है, अर्थात 51% से ज्यादा का है। तो सरकार ये इंडिकेशन कह रही है, लेकिन निजीकरण तो क्या होता है 100% चला जाएगा, तब होगा ये विनिवेश कहलाएगा। तब तक रणनीतिक निवेश ठीक क्षेत्र, भारत सरकार ने हाल में रणनीतिक क्षेत्र की परिभाषा दी जिसमें न्यूनतम सरकारी उपस्थिति बनाए रखने का लक्ष्य है। वर्तमान में 4 रणनीतिक क्षेत्र है जहां पर निवेश किया जा सकता है। एक तो परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, परिवहन और दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज, बीमा, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। इन क्षेत्रों में सरकार केवल न्यूनतम आवश्यक संख्या में पीएसयू बनाए रखेगी और शेष का निजीकरण या एकीकरण, ठीक है, या बंद किया जाएगा। इस पर फोकस्ड होकर काम कर रही है सरकार। यहां परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, परिवहन और दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और खनिज, और बैंकिंग, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं के रूप में। गैर रणनीतिक विनिवेश, इसमें सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अपनी अल्पसंख्यक हिस्सेदारी कम बेचती है, ठीक है, जिसमें प्रबंधन नियंत्रण सरकार के पास ही रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्व जुटाना है, बाजार अनुशासन लाना है और इन पब्लिक सेक्टर यूनिट के शेयरों को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करके पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के शेयर बेचना,
ये कहलाता है क्या, गैर रणनीतिक विनिवेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 50% से कम बेचती है, जिससे प्रबंधन नियंत्रण सरकार के पास ही रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्व जुटाना होता है, बाजार अनुशासन लाना होता है और पब्लिक सेक्टर शेयरों को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करके पारदर्शिता बढ़ाना होता है। पब्लिक सेक्टर ऑफरिंग या एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के शेयर बेचना कहलाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है गैर रणनीतिक विनिवेश। अब देखते हैं हम लोग क्या हमारे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं हमारे। ठीक है, रणनीतिक और गैर रणनीतिक 50% से ज्यादा है तो रणनीतिक, 50% से कम है तो गैर रणनीतिक। हमने क्षेत्र आपको बता दिए हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। परमाणु ऊर्जा, ठीक है, अंतरिक्ष रक्षा एक साथ में रखे गए हैं, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष रक्षा, परिवहन और दूरसंचार, ठीक है, एक साथ है, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज, और बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। 4 सेक्टर्स को रणनीतिक क्षेत्र के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो सरकार के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। 50% एक तरह से निजी इकाई को देने की बात इसमें उठ रही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रणनीतिक निवेश का प्राथमिक उद्देश्य कंपनी के दीर्घकालिक लक्ष्यों और प्रतिस्पर्धा स्थिति को मजबूत करना होता है। रणनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो इसका उद्देश्य ये होता है। ठीक है, यहाँ ठीक है, ये तो ठीक है। गैर रणनीतिक विनिवेश में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अपनी बहुमत हिस्सेदारी बेचती है और प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण करती है। 50% से कम हो तब है गैर रणनीतिक, से कम तो उसमें तो प्रबंधन जाएगा ही नहीं, अपने पास ही रहेगा, तो ये गलत हो गया। भारत सरकार के अनुसार परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र रणनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ ये बात आपने कह दी बिल्कुल ठीक। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है। आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में अपनी 10% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय, इसमें बैंक का प्रबंधन नियंत्रण सरकार के पास ही है, रहता है। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, फटाफट बताइएगा यहाँ। ठीक है, 10% है तो 50% से कम हो गया तो गैर रणनीतिक विनिवेश हो गया, गैर रणनीतिक विनिवेश हो गया। ठीक है, सीधा सीधा है, यहां तो कुछ सोचना ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंपनी द्वारा रणनीतिक निवेश का सर्वोत्तम उदाहरण, कौन सा कार्य रणनीतिक उद्देश्य का सर्वोत्तम उदाहरण है, फटाफट बताइएगा। ठीक है, फटाफट यहां पर बताइए। वित्तीय बाजार में लाभांश आय अर्जित करने के लिए किसी सूचीबद्ध कंपनी के बॉन्ड खरीदना रणनीतिक निवेश है ये। ठीक, अतिरिक्त नकदी को सुरक्षित करने के लिए अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना, ये दोनों नहीं है, गैर रणनीतिक है। तात्कालिक लाभ कमाना जिनका उद्देश्य है, अपनी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने और उत्पादन लागत को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक निर्माता का अधिग्रहण करना। सी, भविष्य में शेयर की कीमत में वृद्धि, ये भी नहीं, ये सब गैर रणनीतिक है। जो केवल और केवल एक रणनीतिक है, अर्थात सी तौर पर देखा जाए तो इसका विकल्प सी ही आंसर सही होगा यहां। ठीक है, हाल ही में सरकार द्वारा एयर इंडिया का निजीकरण, टाटा समूह को बिक्री, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। एयर इंडिया को बेच दिया सरकार ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है 50% से ज्यादा हो गया तो रणनीतिक विनिवेश हो गया सरकार का। ठीक है, निजीकरण जा सकती है सरकार, निजीकरण जा सकती है। 100% अगर शेयर दे दिया तो विनिवेश की प्रक्रिया के अंतर्गत धीरे धीरे एक तरह से हस्तांतरण किया जाता है। ठीक है, निजी क्षेत्र को हस्तांतरण कर दिया गया। ये वास्तव में क्या है कि राजस्व जुटाने से बढ़कर था ये कदम, बल्कि अधिक और कुशल बनाना है, प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाना है। ठीक है, तो ये वास्तव में क्या है, एक थोड़ा सा अलग निवेश की, विनिवेश की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, जिसका आंसर क्या है, 20 का सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गैर रणनीतिक निवेश का सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य कंपनी के कोर व्यवसाय को मजबूत करना है। ठीक है, इसमें निवेशक का निवेशित इकाई के प्रबंधन पर महत्वपूर्ण नियंत्रण
होता है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय रिटर्न जैसे लाभांश एवं पूंजीगत लाभ अर्जित करना है या राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जनहित से संबंधित क्षेत्रों में किया जाता है। तो फटाफट बताइएगा, ठीक है। कौन सा रणनीतिक, गैर रणनीतिक उद्देश्य? वित्तीय रिटर्न अर्जित करना होता है इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। सी इसका सही आंसर होगा। चलिए यही है, ठीक है। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के। इसी तरीके से लाते रहेंगे छोटे छोटे वीडियो, आप लोग देखते रहिएगा, लेकिन मनोयोग से देखिए, मतलब थोड़ा सा एनर्जिट होकर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को टॉपिक मिल जाए। कुछ चीज़ें पढ़ाते समय छूट जाती हैं, उनको भी आप कवर कर लें, समझ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ही फायदा होगा, नहीं देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो फायदा होगा ही होगा, भले ही 10 व्यूज आ जाए, हमको तो कुछ ना कुछ पैसा बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हमको भी फिर फायदा ज़्यादा हो जाएगा, आपको भी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि। वंदे मातरम।